अपने पिछले अवधि में व्यायाम नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि किशोरावस्था के लिए किशोरावस्था के बालकों के लिए कौन कौन से व्यायाम अच्छे हैं, जिनमें हमने देखा था कि खेल कूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना और तैरना जो व्यायाम है वह सबसे अच्छे व्यायाम है और सामूहिक खेल खेलना भी आवश्यक है। इस तरह हमने देखा था। जैसे फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि जो सामूहिक खेल है उनको भी बच्चों के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या बढ़ता है, एक सब मिलजुल कर सहयोगिता से काम करने की एक सीख मिलती है। इस भावना की विकास होती है। इतना हमने अपने पिछले अवधि में देखा था। ठीक है, अभी आगे देखिए। तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है। जो स्विमिंग है एक सबसे श्रेष्ठ व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत हो जाती है। मनोरंजन मिलता ही है, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ शरीर के सभी अंग, बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या होता है, कसरत हो जाती है, व्यायाम हो जाता है। ठीक है, जहाँ नदी, नहर या झील की सुविधा प्राप्त है वहाँ के विद्यार्थियों को तैरना अवश्य ही सीखना चाहिए। जहाँ पे नदी, नहर और झील जहाँ पे है, उस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको तैरना अवश्य सीखना चाहिए। कुछ शहरों में तैरने के लिए कृत्रिम जलाशय बने होते हैं। कुछ शहर में क्या हो जाता है, तैरने के लिए कृत्रिम जलाशय, यानी कि हम उन्हें क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल कहते हैं, उनका भी व्यवस्था किया जाता है। इस सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है। जो सुविधाएं बने हुए हैं शहरों में, इनका भी हम लाभ उठा सकते हैं, जिससे हम तैरना सीख सकते हैं। आसन अभी क्या है, आसन के बारे में पता चले। आसन हर अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इनमें न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, अपितु तन और मन पर नियंत्रण भी प्राप्त होता है। आसन करना, जैसे कि योगासन, इससे क्या है, प्रत्येक अंग के लिए इससे भी व्यायाम हो जाता है और यह हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और तन और मन पर नियंत्रण भी प्राप्त होता है, जिससे व्यायाम भी होता है और अपने बॉडी और माइंड पर कंट्रोल भी प्राप्त हो जाता है, नियंत्रण भी प्राप्त हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और मयूरासन आदि अनेक आसन सरलता से सीखे जा सकते हैं। जो भी आसन है योगासन के अंतर्गत, वह सभी आसन हम सरलता से सीखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन, इन सभी आसनों को हम आसानी से सीख सकते हैं। आसनों को जितनी छोटी उम्र में सीख लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। जितने छोटे उम्र में हम इनको सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। जो व्यायाम है हमें हमेशा खुली हवा में ही करना चाहिए। व्यायाम करते हुए रक्त के प्रवाह की गति तीव्र हो जाती है। व्यायाम करते समय जो रक्त की प्रवाह की गति, ब्लड सर्कुलेशन है वह तेज हो जाती है। शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर की जो अशुद्धियां होती है, उन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारी श्वास तेजी से चलने लगती है। इसलिए जो हमारा श्वास रहता है वह बहुत तेजी से चलने लगती है। यदि हम खुली हवा में व्यायाम नहीं करेंगे तो अगर हम खुली हवा में, ओपन एयर में हम व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर की अशुद्धियों की सफाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। शरीर की में जो अशुद्धियां हैं वो सब कुछ ठीक तरह से साफ नहीं हो सकते और हमें व्यायाम से पूरा लाभ नहीं मिलेगा और
जो व्यायाम है इससे हमें जो लाभ मिलनी चाहिए वह ठीक से नहीं मिल पाएगा, पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। प्राणायाम और व्यायाम के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्राणायाम और व्यायाम इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी संबंध है, रिलेशनशिप है। प्राणायाम भी एक प्रकार का व्यायाम है। जो प्राणायाम करते हैं वो भी क्या है, एक तरह का व्यायाम है, और यह अन्य व्यायामों में बहुत सहायक होता है, और दूसरे व्यायामों में जो प्राणायाम है यह सहायक हो जाता है। प्राणायाम का उद्देश्य अपनी श्वास प्रक्रिया को इस प्रकार विकसित करना है कि वह तन और मन दोनों को शुद्ध करे। जो प्राणायाम का जो उद्देश्य क्या है, हमारी श्वास प्रक्रिया को इस प्रकार विकसित करना है। हमारी श्वास प्रक्रिया को वह जिस तरह विकसित करता है कि वह तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। तन और मन को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। प्राणायाम करते हुए न केवल फेफड़े को बल मिलता है, प्राणायाम करते समय सिर्फ लंग्स को ही बल नहीं मिलता है, अपितु उससे पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह भी सुधरता है। पेट में जितने भी अंग है उन सभी अंगों का जो रक्त प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वह सुधर जाता है, क्योंकि प्राणायाम सीधा बैठकर ही किया जा सकता है। प्राणायाम को सीधा स्ट्रेट बैठकर ही किया जा सकता है, इसलिए इससे रीढ़ की हड्डी भी सशक्त होती है। प्राणायाम करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी क्या हो जाए, सशक्त हो जाती है, स्ट्रांग बन जाती है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की बैकबोन जो है वह सशक्त हो जाती है। मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में प्राणायाम बहुत सहायक है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सिर है, उसको स्वस्थ रखने में जो प्राणायाम है बहुत ही एक अच्छे तरह से काम करता है। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। हमारे जो व्यायाम की मात्रा है वह धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एकाएक अधिक व्यायाम कर लेने से लाभ के बजाय हानि होने की संभावना अधिक होती है। हम एकाएक जोर से बहुत सारा व्यायाम कर देंगे तो लाभ से अधिक हानि ही हो सकती है। थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। अगर हमें थकावट महसूस हो तो व्यायाम को बंद कर देना चाहिए। साथ ही व्यायाम नियम पूर्वक करना चाहिए। जो व्यायाम है उसे हमें हमेशा नियम पूर्वक करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, रूल्स के प्रकार ही करना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम का क्या महत्व है हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम इस पाठ के अगले भाग को अपने कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।